नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं किस तरीके से कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार किया जा रहा है और कौन सी नई नई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं जिससे और ज़्यादा हमारे किसानों को फ़ायदा मिल सके। और आपको ज़्यादा जानकारी देने के लिए कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं 3 भाग हैं। पहले भाग में आपको हम जानकारी देंगे विज्ञान और किसान की, दूसरे भाग में बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के पहले भाग विज्ञान और किसान से। किसान बहनों भाइयों, लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि दर्शन में किस तरीके से अलग अलग तकनीक अपनाकर हमारे जो किसान हैं आगे बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर बात की जाती है एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल की, जी हाँ, IFS हम सभी जानते हैं, यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। और ना सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों बल्कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों में अब ये मॉडल काफ़ी प्रचलित हो रहे हैं, काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। खासतौर से अलग अलग जो जनजातीय समुदाय हैं वहाँ पर अब अलग अलग फसलें ली जा रही हैं, अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल होता है। और ख़ासतौर से अब कोशिश की जा रही है जो कंद फसलें हैं हमारी, क्योंकि अच्छे स्तर पर हम मान सकते हैं वहाँ पर जो हमारे जनजातीय समुदाय के लोग हैं इनकी खेती करते हैं, लेकिन किस तरीके से एकीकृत कृषि प्रणाली का मॉडल अपनाकर कंद फसलों की खेती यहाँ किसान कर पा रहे हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। निकोबारीज जनजाति की अपनी परंपराएं हैं और खेती का उनका तरीका अन्य किसान समुदाय से बिल्कुल अलग है। ये लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। कंद और दूसरी फसलों की खेती के लिए ट्यूहेट बागान प्रणाली अपनाते हैं। ये एक तरह की संयुक्त परिवार कृषि प्रणाली है जहां समुदाय के स्वामित्व वाली जमीन पर संसाधनों और उत्पादों को साझा किया जाता है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी CIARI ने कंद फसलों की खेती को और उन्नत बनाने की कोशिश की है। इसके तहत हरमिंदर खाड़ी गांव में कंद फसल आधारित खेती प्रणाली पर वैज्ञानिक जानकारी दी गई। ये एक जनजातीय गांव है और लिटिल अंडमान में पड़ता है। गांव में कुल मिलाकर 15 ट्यूहेट बागान हैं। हर ट्यूहेट का औसत रकबा 0.44 हेक्टेयर है। संस्थान ने कंद फसल आधारित कृषि प्रणाली के प्रदर्शनों को संचालित करने के लिए 10 जनजातीय किसानों को चुना और हर किसान से प्रदर्शन के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन ली। चयनित किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से कंद फसल आधारित कृषि प्रणालियों के बारे में समझाया गया। इसके अलावा जिमीकंद यानी सूरन, अदरक और अरबी की रोपण सामग्री के साथ शुकर के 3-3 बच्चे दिए गए। चूंकि ये एकीकृत कृषि प्रणाली है इसलिए अतिरिक्त खाद या उर्वरक के इस्तेमाल से परहेज किया गया। जिमीकंद जनजातीय किसानों के बीच खासा लोकप्रिय है। इसी वजह से वहीं इस कंद की मांग और उत्साह जल्द ही पैदा हो गया। वैज्ञानिकों की कोशिशें रंग लाईं और जल्द ही 15 किसान एकीकृत कृषि प्रणाली में कंद फसलों को अपनाने के लिए तैयार हो गए। 2017 और 18 साथ ही 2018 और 19 के दौरान 0.2 हेक्टेयर वाले 6 ट्यूहेट बागानों में और प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शन के नतीजों से पता चला कि प्रत्येक ट्यूहेट की शुद्ध आय 1,33,000 के आसपास तक जा पहुंची है, जो पहले 42,200 रुपए थी। पहले एक हेक्टेयर में 295 कार्य दिवस की जरूरत होती थी। कंद फसलों पर आधारित कृषि प्रणाली में ये आंकड़ा 510 कार्य दिवस प्रति हेक्टेयर हो गया। यानी ये मॉडल रोजगार बढ़ाने का भी काम कर रहा है। कामयाबी मिली तो कंद फसल आधारित कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए और भी बहुत से जनजातीय युवा आगे आने लगे। तो देखा आपने किस तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर लोग अब एकीकृत कृषि प्रणाली का मॉडल अपनाकर अपनी आय को बढ़ाने में आगे बढ़ रहे हैं, या हम कह सकते हैं अग्रसर हो रहे हैं। और आइए अब हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर इस माह के कृषि कैलेंडर की, यानी वो तमाम गतिविधियाँ जो संचालित की जा सकती हैं और वो भी आपकी लागत को कम कर सकती हैं और आपके मुनाफे को बढ़ा सकती हैं।
किसान भाई सब्जियों में चेपा की निगरानी करते रहें। वर्तमान तापमान में यह कीट जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो विशेषज्ञ की सलाह पर कीटनाशक का छिड़काव पके फल की तोड़ाई के बाद आसमान साफ होने पर करें। सब्जियों की फसल पर छिड़काव के बाद कम से कम 1 सप्ताह तक तोड़ाई न करें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप इस माह में कर सकते हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप में एक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं कार्यक्रम के दूसरे भाग कृषि स्टार्टअप की। किसान बहनों भाइयों, जैविक खेती के फायदे के बारे में हम सभी जानते हैं। जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो भी बताते हैं कि ना सिर्फ इससे जो मृदा की उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ती है, बल्कि हमारे जो किसान हैं उनकी लागत कम होती है और आमदनी या मुनाफा जो है उसमें भी इजाफा होता है। लेकिन इस तरह की लगातार खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ना सिर्फ हमारे कृषि वैज्ञानिक बल्कि जो किसान हैं वो भी आगे आ रहे हैं। बात अगर की जाए आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर राव की, तो इन्हें केंद्र सरकार की तरफ से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है और आज के समय में ये तमाम किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। किस तरीके से इन्होंने जैविक खेती को अपनाया और उसके बाद इसको बढ़ावा दिया, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। यदलापल्ली वेंकटेश्वर राव आंध्र प्रदेश के एक कृषक और 3 कृषि पत्रिकाओं के संस्थापक हैं। 2019 में उन्हें जैविक खेती के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने जैविक खेती की तकनीक पर किसानों को प्रशिक्षित करने और शिक्षित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुआ था। वो अपने बचपन के दिनों से ही कृषि से जुड़े रहे हैं और कृषि और बागवानी के विकास के लिए काम किया है। खेती के विभिन्न तरीकों के बारे में शिक्षा और जागरूकता प्रदान करने के लिए, साथ ही प्राकृतिक और जैविक खेती के तरीके सिखाने के लिए प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए ऋतु निस्तम पुरस्कार का निर्माण किया है। यदलापल्ली वेंकटेश्वर राव अपना खुद का प्रिंटिंग का व्यवसाय शुरू करने के लिए हैदराबाद गए। कई लोगों ने इन्हें खेती में व्यापार न करने की चेतावनी दी थी, साथ ही इसे नुकसानदेह भी बताया था, पर इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। किसानों की मृत्यु की बढ़ती संख्या ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 2005 में उन्होंने जैविक खेती की तकनीक पर लेख प्रकाशित करने के लिए अपनी मासिक पत्रिका ऋतु निस्तम शुरू की। गुंटूर में राव ने किसानों के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया, साथ ही उन्हें जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया। इनका मानना था कि किसान जैविक खेती की ओर आकर्षित हो, क्योंकि भविष्य में जैविक खेती से प्राप्त उपज की ही मांग रहेगी। साथ ही किसान जैविक खेती से अपनी आय भी दुगनी करने में सफल हो सकेंगे। इसके अलावा राव का मानना है कि किसानों को स्वतंत्र होकर अपने व्यवसायों को मौलिक परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए बागवानी और अभ्यास करें। इस दिशा में किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए इन्होंने 2 नई पत्रिकाओं पशु निस्तम और प्रकृति निस्तम का प्रकाशन शुरू किया। इन्होंने इसकी जानकारी अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए एक ऐप ऋतुनिस्तम बनाया। इस ऐप के जरिए किसान जैविक विधि से खेती करने की तकनीकों के बारे में अच्छी और लाभकारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं।
इस ऐप के जरिए किसान मौसम पूर्वानुमान, फसल बीमा, कृषि भंडारण, विपणन सुविधा, साथ ही अनुसंधान प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। कृषि के क्षेत्र में उनका नाम जैविक खेती में पर्याय है। कृषि और किसानों के हित में किए गए कार्य के लिए सरकार ने यदलापल्ली वेंकटेश्वर राव की खूब सराहना की है। तो देखा आपने किस तरीके से जैविक पद्धति को अपनाकर वेंकटेश्वर राव सभी किसानों को यही संदेश दे रहे हैं कि हमें भी अपनी लागत को कम करना है और आय को बढ़ाना होगा। साथ ही आय बढ़ाने के लिए हम मान सकते हैं जो तकनीक है ये भी काफ़ी कारगर है। और आपको बता दें, दिल्ली स्थित पूसा संस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ भी नित नई तकनीकें जो हैं वो लगातार आती हैं किसानों के लिए। ऐसी एक तकनीक है जिसका नाम है पूसा फार्मिंग सन फ्रिज। जी हाँ, जिसके तहत आप कई टन जो सब्जियां हैं उसमें भंडारित कर सकते हैं, यानी स्टोर कर सकते हैं और लंबे समय तक, और इसमें आपकी जो लागत है वो भी बहुत कम आती है। इस बारे में और अधिक जानकारी दी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर संगीता चोपड़ा ने। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सौर ऊर्जा आधारित फ्रिज। तो ये है पूसा फार्म सन फ्रिज। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आपका परिचय हम चाहेंगे। मेरा नाम संगीता चोपड़ा है और मैं यहाँ पे IARI में प्रधान वैज्ञानिक हूँ और इंजीनियर भी हूँ। जी, डॉक्टर संगीता, हमें बताइए कि किस तरह का ये फ्रिज है और किसानों के लिए ये किस तरह से लाभदायक है। तो एक ये 2 टन का बड़ा फ्रिज है जिसके अंदर हम खड़े हैं, तो हम एक तरह से फ्रिज के अंदर ही खड़े हैं। और इसमें जो ठंडक है, जो इसका रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ये सिर्फ सौर ऊर्जा से चलता है दिन में। तो जब तक सूर्य रहता है ये सुबह से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और शाम को जब सूरज डूब जाता है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और अगले दिन फिर शुरू हो जाता है। और रात के लिए यहाँ पे एक तकनीक करी गई है, एक इनोवेशन है। दिन में जब सौर ऊर्जा होती है तो हवा के साथ साथ पानी भी ठंडा किया जा रहा है, तो जो इवेपोरेटर कॉइल है वो स्प्लिट कर दी गई है और वो पानी जो है एक सबमर्सिबल पंप के साथ ऊपर के रिजर्वॉयर में, जो आप ऊपर देख सकते हैं, एक तरह की वाटर बैटरी है, उसमें ये पानी सर्कुलेट हो रहा है सारा दिन सौर ऊर्जा से। और जब रात हो जाती है और सब बंद हो जाता है तो यही पानी इस कमरे को ठंडा रखता है। और इसकी दीवारें जो हैं हाई डेंसिटी थर्मोकोल, जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, महंगा नहीं है, वो लगाई हुई हैं। ये पैनलिंग है और उसके बाद एक तरह का ये आप देख सकते हो मैश है, ये मैश है जो आउटर दीवार पे है। और ये साथ में गीला है, गीला रखते हैं इसको ड्रिप इरिगेशन से, ताकि इवेपोरेटिव कूलिंग इसकी तह से होती जाए। और तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें इवेपोरेटिव कूलिंग प्लस सोलर रेफ्रिजरेशन का कॉम्बिनेशन है, जिससे ये ठंडा रख रहे हैं। और इसमें जो रिसर्च है हम लोगों ने जो की है, 5 साल का एफर्ट है ये। और मेरे साथ मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डॉक्टर रैंडोल्फ बॉड्री, प्रोफेसर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एंड डॉक्टर नॉर्बर्ट म्यूलर, अगेन प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। हम तीनों की ये टीम है जिन्होंने ये बनाया है। और हम 4 ऐसे स्ट्रक्चर बना चुके हैं। एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट IARI डिवीज़न में है और 2 गाँव में बन चुके हैं। एक पिचोलिया राजस्थान में, गाँव पिचोलिया अजमेर राजस्थान, और एक हरियाणा चमरारा विलेज में, और ये चौथा है। डॉक्टर संगीता, आपसे जानना चाहूंगी कि कितने क्षेत्रफल में, कितने एरिया में ये बना है, इसको बनाने के लिए शुरुआती लागत कितनी आती है और कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है इसे चलाने के लिए? एरिया आप देख सक रहे हैं कि 10 बाय 10 का कमरा है, 10 फीट बाय 10 फीट बाय 10 फीट हाइट है। तो बस उतना ही एरिया चाहिए और आसपास थोड़ी सी और, क्योंकि सोलर पैनल्स इसके छत पे ही लगे हैं। और ये 10 दिन में, मतलब 20 दिन में ये कमरा तैयार हो जाता है। एक तरह से ये फ्रेम पे बना हुआ है, तो आप इसको डिसमेंटल करके कहीं और भी ले जा सकते हैं। इसको बनाने में टोटल एक्सपेंडिचर 6 लाख है। 3 लाख स्ट्रक्चर के लिए और 3 लाख ये ठंडा करने वाला सामान के लिए सोलर पैनल के साथ। और ऊर्जा इसमें डेली कोई इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं है, तो सिर्फ सौर ऊर्जा से हो रहा है, जो कि होना चाहिए। मतलब हमारी इतना धूप आती है, उसको हम यूज करके ठंडक हमें करनी चाहिए थी, पहले ही करनी चाहिए थी, और वो इम्पोर्टेंट है।
और मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किसान को पैनल्स धोने की ज़रूरत है और थोड़ा बहुत देखभाल करना चाहिए। तो देखा आपने कितना कारगर है पूसा सन फ्रिज की अगर बात की जाए, जिसके चलते आपकी जो लागत है वो तो कम होगी ही, साथ ही जो सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती थी उनको आप लंबे समय तक इसमें स्टोर करके रख सकेंगे। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। किसान बहनों भाइयों, फार्मिंग इंडिया में आज आइए बात करते हैं यहाँ पर पानी की। हम सभी जानते हैं जल ही जीवन है, और जब बात होती है खेती किसानी की, कृषि क्षेत्र की, सभी इस पानी के महत्व को जानते हैं। इस महत्व को और ज़्यादा समझाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी तरफ से एक कोशिश शुरू की है, या हम कह सकते हैं एक मुहिम शुरू की है, जिसे नाम दिया गया है कैच द रेन, जिसके तहत जो वर्षा जल संरक्षण की बात कही जा रही है, यानी जो बारिश से पानी आता है कैसे उसकी बचत कर हम उसको खेती किसानी में उसका प्रयोग ला सकते हैं, या और अलग अलग माध्यमों से कैसे पानी की बचत कर सकते हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी साझा की जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव जी अशोक कुमार जी ने। अनेक ऐसे हम ग्रामीण क्षेत्र देखते हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर भूजल नीचे जाने के वजह से उनके पीने की पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो जाता है, समस्याएं हैं। तो सर इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखो, पीने के पानी क्यों कम होते जा रहे हैं? क्योंकि कृषि के लिए ज़्यादा वाटर ड्रॉ करता है। तो अमेरिका, चाइना और मेक्सिको तीनों देशों से में जितना पानी हम वो लोग निकालते हैं, ग्राउंड वाटर निकालते हैं, उससे ज़्यादा पानी हमारे किसान इंडिया में निकालते हैं। इसकी वजह से वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है। इस मुद्दे को नज़र में रखे हुए हमने 2 कार्यक्रम कैंपेन शुरू किया था। एक तो सही फसल है, जिसमें हम फार्मर्स को बताते हैं कि आप ऐसे क्रॉप्स उगाएं जिसमें पानी की लागत कम हो, एक तो है। दूसरा, सप्लाई साइड पे में जैसे मैंने बताया, जितने भी पानी बारिश में आता है उसको संग्रह करके सप्लाई साइड मैनेज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा समस्या इंडिया में है कि वाटर मैनेजमेंट का है, नॉट वाटर की कमी है। वाटर की कमी नहीं है, अगर हम वाटर को सही तरह से मैनेज करेंगे, डिमांड और सप्लाई को मैच करेंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अवेयरनेस पब्लिक में जाना है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको पानी के प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए। तो वो रेस्पेक्ट बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। समर टाइम में अप्रैल में जून, उसी में इसका नेचुरल बर्तन तैयार करके, जैसे मैंने बताया, कुआं को साफ़ करके या टैंक्स की गहरीकरण करके उसका वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश किए, तो जब बारिश आएगी तो हमको पानी उसमें भरने के लिए सुविधा मिल जाएगा। अगर इस बार हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम संग्रह कर सकते हैं तो उसका फ़ायदा लोगों को मिलेंगे, क्योंकि उनका वाटर टेबल बढ़ जाएंगे, उनको कम पावर का मोटर इस्तेमाल करना पड़ता है, और कम वाटर मॉइस्चर रहेंगे तो उनके वाटर की ज़रूरत भी कृषि के लिए कम रहेंगे। ये उनको पता चलेंगे। तो हम पहले अगर इस साल हम ये कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा पानी संग्रह करके लोगों को ये महसूस किया जा सकता है कि ये पानी संग्रह करने से फ़ायदा है
तो अगले साल से वो करेंगे, ये मेरा हमारी उम्मीद है। कृषि क्षेत्र के विकास या विस्तार की अगर बात की जाती है तो ना सिर्फ हमारी केंद्र सरकार बल्कि हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं हर स्तर पर अग्रसर हैं और उसी के लिए लगातार किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं। अगर खासतौर से बात की जाए NHRDF के निदेशक और कृषि विज्ञान केंद्र ओजवा के अध्यक्ष डॉक्टर PK गुप्ता की, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से किसान लहसुन के जरिए भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, लहसुन की उन्नत ढंग से खेती की जाए और कैसे आप इसमें ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं, इस बारे में तो उन्होंने जानकारी दी ही। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र ओजवा जो कि दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर क्या फ़ायदा किसानों को हो सकता है। सौर ऊर्जा से बाकायदा सोलर मॉडल जो है वो यहाँ लगाया गया है जिसका लाभ किसानों को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी और वही जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। आइए लेते हैं ये सारी जानकारी इस रिपोर्ट में। जी, आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली सरकार ने एक परियोजना लॉन्च किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सोलर आय बढ़ोतरी योजना। इसके तहत दिल्ली सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र को दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और नाबार्ड के माध्यम से 103 लाख रुपए करोड़ मुहैया कराया है, जिसके तहत हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र में 1 एकड़ ज़मीन में 110 किलोवाट के लिए हम लोगों ने पैनल लगाया है। यह पैनल रेस्को मॉडल पे है जो दिल्ली सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत लगाया गया है। ये जो पैनल है ज़मीन से 12 फीट ऊंचा है और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि नीचे किसान जिस तरह से खेती करता है वो उस तरह से भी खेती करता रहेगा और ऊपर सोलर जो है जहाँ पे सूरज की रोशनी आएगी वहाँ से ऊर्जा जनरेट होगा और ऊर्जा जनरेट होने के बाद वो ग्रिड को जाएगा। तो जैसे भारत के महामहिम प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों की आय दूना करना है, तो दूना करने का मेरा ऑब्जेक्टिव है कि नीचे किसान जो भी खेती करना चाहता है आराम से कर सकता है और ऊपर से उसको बिजली उत्पादन होगी और बिजली का उसको पैसा मिलेगा। समान रूप से जो मुख्यमंत्री कृषि सोलर आय बढ़ोतरी योजना है उसमें 6 एकड़ ज़मीन पे अगर सोलर पैनल कोई वेंडर लगाता है तो उसको प्रति एकड़ के हिसाब से 6 एकड़ में 6 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेगा और ये 25 साल की परियोजना होगी। 10% और इसमें बढ़ता जाएगा और नीचे जो खेती करता है उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। इसी तौर पर हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रदर्शन के रूप में पायलट प्रोजेक्ट लगाया है और ट्रायल कर रहे हैं। अगर ये सक्सेस होता है कि जो दिल्ली के जितने भी ग्रीन बेल्ट एरिया हैं वहाँ पर प्रदर्शन लगाने की हमारे मुख्यमंत्री जी की अनुशंसा है। तो जाना आपने कितना फ़ायदा किसानों को मिल सकता है और उसी के लिए ज़रूरी है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो किसानों को मिल पाएँ और इसके लिए सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की, जिसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो किया गया है, जिससे बुनियादी ढांचा जो है उसका विकास किया जा सके या हम कह सकते हैं फार्म गेट पर जो किसान हैं उनको सुविधाएं मिल सकें। और हमने देखा कि बजट में भी 1000 नई मंडियों को ई-नैम से जोड़ने की बात कही गई है। अगर इसी तरीके से कड़ी दर कड़ी तमाम चीज़ें जुड़ती जाएंगी तो और ज़्यादा लाभ किसानों को हो पाएगा। फिलहाल और किस तरीके से लगातार जो कार्यक्रम हैं वो चलाए जा रहे हैं, योजनाएं लाई जा रही हैं कृषि क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए, आइए इस पर नजर डालते हैं। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़ रुपए। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में ये आंकड़ा 5 से 15% है।
कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीतगृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती है। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्य वर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज एक नई मोबाइल ऐप के बारे में जिसका नाम है जैविक खेती। इसमें आपको सारी जानकारी मिल सकती है जैविक खेती से संबंधित। आइए देखते हैं। जैविक खेती मोबाइल ऐप विश्व स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय MOA और कृषि विभाग DAC की एक अनूठी पहल है। ये ऐप किसानों को अपनी जैविक खेती को बढ़ावा देने और उपज की बिक्री के जरिए किसानों के आय में वृद्धि करने में मदद करता है। ऐप में रसायन मुक्त खेती यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केस स्टडी, वीडियो और सर्वश्रेष्ठ खेती के तरीके, सफलता की कहानियां भी शामिल हैं। ऐप के ई बाजार सेक्शन में अनाज, दाल, फल और सब्जियों से लेकर जैविक उत्पादों का संपूर्ण भाव जान सकते हैं। और आइए अब आखिर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोशल मीडिया पर क्या कुछ साझा किया गया है कृषि क्षेत्र को लेकर। खासतौर से ट्विटर की अगर बात की जाए, क्या कुछ यहाँ साझा हुआ है, आइए देखते हैं। तो आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।